मैं डॉक्टर चंदनमल शर्मा आज आपको बीए पाठ प्रथम में भौतिक भूगोल में सागरीय जल के कार्य एवं उत्पन्न स्थलाकृतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। सागरीय जल का कार्य कई कारणों से उत्पन्न से संपन्न होता है। उदाहरण के लिए सागरीय लहर, धाराएं, ज्वारीय तरंग, सुनामीस। यद्यपि सागरीय तटीय दृश्यावली के सृजन में सागरीय लहरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है, परंतु सभी कारकों का सामान्य परिचय आवश्यक है। सागरीय लहरों सागर तटीय भाग पर अपरतनात्मक कार्यों में सबसे अधिक सहयोग प्रदान करती हैं। सागर या झीलों में लहरों का आविर्भाव कई कारणों से होता है, परंतु इनमें पवन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। पवन सागरीय जल की सतह पर रगड़ द्वारा लहरों का सृजन करती है। इतना ही नहीं, पवन द्वारा उत्पन्न लहरों में गति का भी संचार होता है। लहरें सागरीय जल की सतह के समानांतर नहीं होती, वरन उनका कुछ भाग ऊपर उठ जाता है तथा कुछ भाग नीचे हो जाता है। इस तरह लहरों का सबसे ऊंचा उठा हुआ भाग शीर्ष कहलाता है एवं सबसे नीचे का भाग गर्त कहा जाता है। दो शीर्षों के बीच या दो गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी को लहर की लंबाई कहते हैं। लहर की आगे बढ़ने की गति को लहर वेग तथा दो क्रमबद्ध लहर शीर्षों या गर्तों के गुजरने के समय को लहर अवधि कहा जाता है। लहर की लंबाई, ऊंचाई आदि, जल की गहराई, पवन के वेग, जल विस्तार आदि तथ्यों पर आधारित होते हैं। यद्यपि पवन वेग द्वारा लहरों का आकार निर्धारित होता है, परंतु अधिक गहरे जल में लहरों का आकार सर्वाधिक होता है। 16 मीटर तक की ऊंचाई वाली लहरों का अध्ययन किया गया है। विशेष परिस्थितियों में इससे ऊंची लहरें भी होती हैं। सागरीय जल के विस्तार द्वारा भी लहरों का आकार निश्चित होता है। जिस जल स्तर पर होकर लहरें अग्रसर होती हैं उसे हम थेंच के नाम से जानते हैं। तरंग सुरंग की ऊंचाई अधिक हो जाने पर वह टूट कर आगे गिरती है तथा तट की ओर चलता है। इस टूटी हुई जल की तरंगिका को सर्फ ब्रेकर या श्वास के नाम से जानते हैं। तट से टकराकर जल पीछे की ओर लौटता है, परंतु यह जल तट की ओर आने वाली तरंग को नीचे होकर के पीछे लौटाता है। इस तरंग प्रभाव को अधः प्रभाव के नाम से जाना जाता है। इस तरह अधः प्रभाव तरंग के निक्षेपण का कार्य में बाधक होता है। जल के तट से जिस दूरी पर समान ऊंचाई वाली तरंगों के टूटने तथा सर्प के रूप में बदलने, उस दूरी से यदि तट की समानांतर रेखा खींची जाए तो उसे हम प्रतोड़न रेखा कहते हैं। वेलांचली धारा तट के समानांतर प्रवाहित होती है तथा अपरदित पदार्थ के परिवहन में अत्यधिक सहायता करती है। इनकी उत्पत्ति दो रूपों में होती है। जब पवन वेग से प्रवाहित होकर जल तट के टक्कर खाता है और वह मुड़कर के तट के समानांतर वेलांचली धारा के रूप में प्रवाहित होता है। दूसरा, पवन वेग के कारण जब सागरीय तरंगें तट से तिरछे रूप में टकराती हैं तो अधिकांश जल तट के समानांतर वेलांचली धारा के रूप में प्रभावित होता है। तरंगिका प्रतोड़न रेखा के बाद सागरीय जल लहर जब सर्प के रूप में तट से टकराता है तो उसका जल कई भागों में बढ़ जाता है। कुछ जल वेलांचली धारा के रूप में प्रवाहित होता है तो कुछ जल अधः प्रवाह के रूप में चलता है तथा कुछ जल तट से लौटकर पुनः जल की सतह पर तरंग के रूप में सागर की ओर लौट जाता है। इस तरंग को तरंगिका कहते हैं। तरंगीय लहरें तथा सागरीय भागों में उत्पन्न होने वाले भूकंपों की सुनामी तरंगों द्वारा भी दृश्यावली का विकास या ह्रास होता रहता है। सागरीय तट या किनारा, सामान्य अर्थों में तट या किनारे को प्राय समानार्थक रूप में समझा जाता है, लेकिन देखिए इसके तीन भाग है: पृष्ठ किनारा, अग्रिम किनारा और सुदूर किनारा। देखिए, जो समुद्र के पास वाला क्षेत्र होता है उसे हम सुदूर किनारा कहते हैं। बीच वाले भाग को अग्रिम किनारा और सबसे अंतिम वाले भाग को पृष्ठ किनारे के नाम से जानते हैं। महासागर में जो अपरदन कार्य होता है वो जलगति क्रिया, अपघर्षण, सन्निघर्षण और घुलन क्रिया और जल दाब की क्रिया द्वारा संपन्न होता है। सागरीय जल में अपरदनात्मक कार्य, इसमें देखिए सबसे पहले तटीय क्लिप। सागरीय तरंगों के अपरदन द्वारा उत्पन्न क्लिप सागरीय तटीय दृश्यावली का एक प्रमुख किंतु विचित्र स्थल रूप होता है। कोमल चट्टान तथा खड़े ढाल वाली चट्टान निर्मित क्लिप शीघ्रता से पीछे हटता है।
क्लिफ का निर्माण सरल होता है। तटीय मैदानों में ढालुआ तट पर सर्फ धाराओं या तरंगों को अपने अपरतन द्वारा चट्टानों के तट के आधार पर नीचे वाले भाग में प्रहार करके काटती है, जिस कारण तट का भाग सीधा खड़ा हो जाता है। तटीय कंदरा तथा उससे संबंधित रूप। सागरीय तटीय भागों में चट्टानों में जब संधियों का पूर्ण रूपया विकास हुआ करता है तो सागरीय तरंगे इन संधियों में प्रविष्ट होकर अपरदन करने लगती हैं। जब इस तरह की संरचनाओं वाली कठोर सेलों में कोमल सेल की स्थिति होती है तो तरंगे उन्हें शीघ्र ही काट करके एक छोटी कंदरा का निर्माण कर लेती हैं और धीरे धीरे अपरदन चलता रहता है। इस तरह से उसके अंदर धीरे धीरे आगे चलकर एक छिद्र का रूप निर्माण हो जाता है। इस तरह के छिद्र को प्राकृतिक चिमनी या वात छिद्र के नाम से जाना जाता है। कंदरा की छत जब बड़े पैमाने पर ध्वस्त होकर गिर जाती है तो संकरी एवं छोटी होती खाड़ियों का निर्माण करती है। इस तरह के प्रवेश द्वार या निवेशिका को स्कॉटलैंड में जो कहते हैं। जब सागरीय तट के जल की ओर निकले हुए शीर्ष स्थल के दोनों पार्श्वों पर कंदरा का निर्माण होता है तो दोनों कंदराओं विस्तृत होकर के एक दूसरे से मिल जाती हैं तथा आर पार जल बहने लगता है। इस तरह की आकृति को प्राकृतिक मेहराब के नाम से जाना जाता है। अंडाकार कटान या लघु निवेशिका। जब तट के समानांतर क्रम से कठोर एवं कोमल चट्टानों की परतों का विस्तार होता है तो तरंग का जल कठोर चट्टान की संधियों से प्रविष्ट होकर भीतर प्रविष्ट होता है। चूँकि इस कठोर सेल के पीछे कोमल सेल है अतः प्रविष्ट जल कोमल सेल का भीतर अपरदन करके उसे खोखला बनाता रहता है। इस तरह कोमल चट्टान वाले भागों में अंडाकार कटान तथा से निर्मित आकृति को लघु निवेशिका या लघु खाड़ी के रूप में जाना जाता है। तट घर्षित बेदी। क्लिप के सागरीय तरंगे टकराकर उससे आधार पर दांत या खांच का निर्माण करती हैं और धीरे धीरे खांच के विस्तृत होने से क्लिप के ऊपरी भाग लटता हुआ टूटा गिरने के जैसा लगता है तथा क्लिप निरंतर पीछे हटता रहता है। इस क्रिया के कारण क्लिप के सामने तटीय भागों पर जल के अंदर एक मैदान का निर्माण होता है जिसे तरंग घर्षित मैदान या तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म या बेदी के नाम से जाना जाता है। परिवहन के कार्य। सागरीय तरंगें एवं धाराएं अपरदित पदार्थों का परिवहन करती हैं, परंतु अन्य अपरदनों के कारकों की तुलना में तरंगों द्वारा परिवहन कार्य विचित्र रूप में संपन्न होता है। कभी मलबा का परिवहन स्थल या तट की ओर होता है तो कभी सागर की ओर और कभी तट से समानांतर परिवर्तन होता है तो कभी गुरुत्व के कारण तट से अधिक दूरी गहरे सागर की ओर। इसका प्रमुख कारण तरंगों के तट की ओर आना तथा पुनः पीछे लौट जाना है। निक्षेपित स्थल रूप। सागरीय तरंगों द्वारा उत्पन्न अपरदनात्मक पदार्थों पर तट के सहारे या तट से दूर सुदूर किनारे पर निक्षेप होता है। तटाभिमुख तरंगे मलबा को अपने साथ तट की ओर लाती हैं, परंतु यह पदार्थ ढालू तट के सहारे गुरुत्व के कारण सरक कर सागर की ओर चला जाता है। अधः प्रभाव रिप करेंट द्वारा भी पदार्थ तट से दूर सागर में निक्षेपित होता है। तूफानी तरंगों द्वारा बड़े बड़े अवसाद तट के पास पहुंचा दिए जाते हैं जहां तक सामान्य तरंगे नहीं पहुंच पाती है। विलांचली धाराओं द्वारा तट के सहारे निक्षेप होने से इस तरह विविध रूपों में किनारा, पृष्ठ किनारा, सुदूर किनारा और तरह तरह की आकृतियों का निर्माण होता है। सागरीय जल के कार्य में निक्षेप जनित स्थल रूप सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। पुलीन। सागरीय तट के सहारे मलबा के निक्षेप से बने स्थल रूप को पुलीन कहा जाता है। पुलीन का निर्माण उच्च सागर ज्वार तल या निम्न ज्वार तल के बीच वाले स्थान में होता है। सागरीय जल द्वारा अपरदित पदार्थों का कुछ भाग तट के सहारे जमा हो जाता है जिससे तट का कुछ भाग उथला हो जाता है। जलमग्न तट का यह उथला भाग ही बीच या पुलीन कहलाता है। पुलीन का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है। यदि तटाभिमुख तरंगों निक्षेप के प्रयत्नशील रहती हैं तो अधः प्रभाव एवं सागरोन्मुख रिप तरंगे उसे हटाने तथा अपरदित करने में लग जाती हैं। तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म शंकरा अधिक ढाल हुआ तथा अधः प्रभाव निक्षेपित पदार्थों को आसानी से बहा करके सागर की ओर गहरे भाग में ले जाता है। जैसे जैसे तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म का विकास होता है स्थानांतरणी तरंगे या एक श्रृंगी तरंगे अपने साथ पदार्थों को तट के पास ला करके जमा करने लगती हैं और धीरे धीरे पुलिन का विस्तार होता जाता है जिससे तट सागर की ओर
बढ़ता जाता है। पुलिन एक अस्थायी अकाल्पनिक अल्पकालिक निक्षेप जनित स्थल रूप है जो कि बढ़ती घटती बिगड़ती रहती है। रोध या रोधिका तरंगों द्वारा धाराओं के निक्षेप के कारण निर्मित कटक या बांध को रोधिका कहते हैं। इसका कई तरह की होती हैं, इनके आकार के आधार पर इनके अलग अलग नाम हैं। ये बांध जल के ऊपर या नीचे दोनों रूप में हो सकते हैं। अब तट रोधिका, जब रोधिकाओं का निर्माण तट से दूर इस तरह होता है कि तट के प्राय समानांतर होती हैं परंतु तट से संबंध नहीं होती है तो उन्हें अपतट रोधिका या तटीय रोधिका कहते हैं। स्पिट, जब सागरीय मलबा का निक्षेप इस तरह होता है कि वह रोधिका के रूप में जल की ओर निकला होता है तो उसे स्पिट या जिव्या भूजिह्वा कहते हैं। स्पिट का एक भाग तट के शीर्ष स्थल से संलग्न होता है और दूसरा सिरा सागर की ओर निकला हुआ खुला होता है। हुक, तूफानी तरंगे स्पिट के आकार में परिवर्तन लाती रहती हैं। एक और स्पिट के निर्माण में भाग लेने वाली तरंगे उससे सिरे या अग्रभाग पर तथा पदार्थों में जमा करके उसे स्पिट के सागर की ओर बढ़ाने का प्रयास करती हैं तो दूसरी ओर अन्य धाराएं तरंगे स्पिट को अपने बल द्वारा मोड़कर उसकी दिशा में परिवर्तन लाने का प्रयास करती रहती हैं। जब मोड़ने वाली तरंगे या धारा अधिक प्रबल हो जाती हैं तो स्पिट का अग्रभाग तट की ओर मुड़ जाता है। धीरे धीरे यह मोड़ बढ़ता जाता है और कुछ समय बाद अंकुश के आकार का हो जाता है। इस तरह के तट को मुड़ी हुई स्पिट के हुक कहते हैं। लूप या छल्ला, जब विरोधी धाराएं विलांचली धाराओं से अधिक प्रबल हो जाती हैं तो कभी कभी स्पिट इतना अधिक मुड़ जाता है कि वह तट से जाकर के मिल जाता है। इस तरह पूर्ण छल्ले का निर्माण होता है जिसे हम लूप या छल्ला कहते हैं। संयोजक रोधिका, जब तट के सहारे रोधिका का इतना अधिक विस्तार हो जाता है कि वह दो शीर्ष स्थलों को या दो द्वीपों को जोड़ देती है या किसी द्वीप का संबंध तट से कर देती हैं तो उसे रोधिका को संयोजक रोधिका के नाम से जाना जाता है। थैंक यू।